हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। मेन पॉइंट स्टडी बोलूँ या भरत खोरवाल बोलूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप भरत खोरवाल वाले चैनल पे देख रहे हो ना, तो मेन पॉइंट स्टडी वाला भी हमारा चैनल है। और मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पर अभी अभी मैंने इस वाले चैप्टर के लेखन कला और शहरी जीवन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 8 मार्क्स से सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। ठीक है, याद है ना आपको, जैसे मैंने पोल साइंस के एग्जाम में बोला था, 4 वीडियो डाली थी सिर्फ और बोला था ये करके जाओ और वही आपके एग्जाम के अंदर आएगा, और बिल्कुल वही हुआ। एक एक क्वेश्चन डिट्टो आया। और ऐसे हिस्ट्री में होगा, बट हिस्ट्री के लिए मैंने एमसीक्यू की वीडियो अलग बनाई है, क्योंकि एमसीक्यू करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में छोटी छोटी होती है, जो मैं एमसीक्यू की अलग से वीडियो बनाकर ही समझा सकता हूँ। और वीडियो देखना, वैसे मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ वीडियो है ना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो। ओके, पहली बात तो इसको एज अ टेस्ट लेना। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी है या चैप्टर वगैरह देखा है, और मैं बता दूं बहुत डीप एमसीक्यू है ये, बहुत डीप है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे मिल जाएंगे जो आप अपने स्कूल के टीचर को भी दिखाओगे ना, शायद वो भी आंसर ना कर पाए, बट है बुक के अंदर ही। और मैंने जानबूझ के टफ बनाया है ताकि हर एक चीज छोटी से छोटी कवर हो जाए। ओके, और मैं साथ में ना, वैसे इसमें मैं बता दूं 50 अलग है, फिर मतलब 70-80 एमसीक्यू हैं, और मैं इसको 100 बना दूंगा। कैसे? मैं आपको एमसीक्यू के अंदर से एमसीक्यू बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना और इसे एज अ टेस्ट लेना। पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, खुद आंसर करने का ट्राई करना, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया का नाम जो है वो ग्रीक शब्द से निकला है, मैसोस। और मैसोस का मतलब होता है डैश, और पोटामस का मतलब होता है नदी। तो सबसे पहले तो देखो ये याद रखना है कि मेसोपोटामिया शब्द जो है वो किस लैंग्वेज से निकला है? ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, और दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस से और पोटामस से। पोटामस का मतलब तो नदी होता है, मैसोस का मतलब क्या होता है? मैसोस का मतलब होता है मध्य में, बीच में, दो रिवर के बीच में जो एरिया होता है ना, उसे मेसोपोटामिया कहा जाता है ग्रीक के अंदर। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया अब डैश गणराज्य का हिस्सा है। आज अगर मैप में आप मेसोपोटामिया ढूंढोगे ना, आपको नहीं मिलेगा। और मेसोपोटामिया आज किसका हिस्सा है? इराक का हिस्सा है, यानी इराक के अंदर पड़ता है मेसोपोटामिया आज। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में दो नदियां, अभी अभी हमने ऊपर देखा था, मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में बसा हुआ है ना? ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है। और वो दो नदियां कौन कौन सी है जिनके बीच में मेसोपोटामिया बसा हुआ है? वो है जी दजला। ये ए नहीं होगा। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मैंने जल्दबाजी में दजला देखते ही मार्क कर दिया, बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि दजला और फरात है, ये आंसर है। तो इससे आपको भी याद रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, कुछ भी हो जाए। बहुत आराम से एमसीक्यू पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा दिक्कत होती है। हम क्या सोचते हैं यार, ए वाला ऑप्शन सही है, मार्क करके आ जाते हैं, एंड में देखते हैं यार ऑल ऑफ दी अबव लिखा और सारे आंसर सही होते हैं, सारे पॉइंट ही सही होते हैं, तो इसलिए आराम से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी? मेसोपोटामिया में सबसे पहली भाषा कौन सी बोली जाती थी? तो वो थी सुमेरियन, याद रखना। ठीक है, इसको सुमेर भी बोला जाता था, एरिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग डैश में इसका संदर्भ दिया गया था। मैं आपको बता दूं, यूरोपीय जो लोग थे ना, यूरोपीय लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे किसमें? मेसोपोटामिया में। पता है क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर बिल्कुल वही चीज जो है वो लिखी हुई थी। उनके जो पुरातत्व, जो भी हमें बुक्स वगैरह, जो भी टैबलेट वगैरह मिली थी, पट्टिकाएं मिली थी, उसमें भी वही चीज लिखी थी, जो कि हमारे जो यूरोप है, यूरोप के लोग जो है क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन की जो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें जो चीजें लिखी हुई थी, वही चीजें जो है वो मेसोपोटामिया की बहुत सारी पट्टिकाओं में लिखी थी, इसलिए यूरोपीय लोग जो थे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों में सबसे पहले जो वहाँ पर खुदाई वगैरह शुरू हुई थी, वो कब शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो मेसोपोटामिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि 1800 हमारा 40 के अंदर वहाँ पर सबसे पहले खुदाई होना शुरू हुई थी। ओके, चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नोआ, मैंने आपको बताया था ना ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में, है ना? मेसोपोटामिया के अंदर एक हमें एक कहानी मिलती है पट्टिका पे लिखी हुई, ओल्ड टेस्टामेंट, बिल्कुल वही कहानी हमें ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिलती है। ओके, तो है ना, जो जो बाइबल के अंदर, जो बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो स्टोरी लिखी हुई है ना, उसमें स्टोरी का नाम है, उस स्टोरी का हीरो है नोआ। जो हमारे मेसोपोटामिया के अंदर जो कहानी मिलती है ना, उसकी स्टोरी का जो हीरो है उसका नाम है जियोसूद्र, जिसको उपतरा पिष्टम भी बोला जाता है, यानी इसका आंसर है ए एंड बी दोनों। अब ध्यान से सुनना वो स्टोरी क्या है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। माना जाता है कि जो बाढ़ आ रही थी, एक बाढ़ से पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, तो भगवान ने एक बंदे को भेजा धरती पे जिसका नाम था नोआ। और नोआ ने क्या करा, एक बड़ी सी शिप बनाई, और हर जाति का एक एक जो पेयर है ना, यानी एक एक जोड़ा, पशु पक्षी का एक जोड़ा, इंसानों का एक जोड़ा, पेड़ों का एक जोड़ा, अलग अलग प्रजाति का एक एक जोड़ा रख लिया, ताकि आगे भी उनकी जनरेशन खत्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेसोपोटामिया में हथियार डैश धातु के बने होते थे? किसके बने होते थे? तो मेसोपोटामिया में जो भी धातु है ना, हमारे कांसे के बने होते थे। ठीक है, याद रखना है, कांसे के बने होते थे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि जो कांसा है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डैश और डैश से, किससे? जो हमारा कांसा है वो कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ है, याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है।
और इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारा कांसे का युग कब शुरू हुआ था, तो माना जाता है हमारा कांसे का युद्ध है ना, युग युग टाइम, युग जो है वो 3000 ईसा पूर्व पहले शुरू हुआ था मेसोपोटामिया के अंदर, याद रखना 3000 पहले ईसा पूर्व जो है हमारे कांसे का युग जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि मेसोपोटामिया के उत्तर भाग में है ना एक बहुत बड़ी भूमि थी, उस भूमि में जो है वो जो पशु पालते हैं वो अपने जानवर वगैरह लेकर आते थे ताकि उनको घास वगैरह मिल सके, है ना, फीड करवाते थे, खाना खिलाते थे अपने जानवरों को। तो उस बड़े से खाली मैदान को क्या कहा जाता था, क्रेप्स, स्टेपी, जलभूमि या लीड डेंड। तो मैं आपको बता दूं इसको कहा जाता था स्टेपी, बहुत बड़ा इलाका जो था ना खुला मैदान उसको स्टेपी कहा जाता था। और इससे एक और क्वेश्चन है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, आपसे पूछा जाता है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डैश विभाजन, डैश का विभाजन शहरी जीवन का प्रतीक है, किसका विभाजन, घर का, श्रम का, जीवन का या समय का। तो श्रम का विभाजन, शहर की एक खासियत होती है यहाँ पर सब लोगों के काम है ना बटे हुए होते हैं, तो इसी वजह से जो श्रम का विभाजन है वो शहर का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विशेषता बन जाता है। ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर का नाम क्या है, इस पिक्चर का नाम याद रखना, इस पिक्चर का नाम क्या है, रेड लेडी शीर्ष, वारका शीर्ष, लारका शीर्ष या स्त्री साड़ी, स्त्री साड़ी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है वारका शीर्ष या वारका हेड भी बोला जाता है, आपको पता ही है ये। ठीक है, अब ये जो 30,000 ईसा पूर्व से पहले डैश में इस महिला का सिर सफ़ेद संगमरमर से तराशा गया था, उस संगमरमर का नाम क्या था। ठीक है, यानी ये जो पत्थर है इनका जो सिर है वो संगमरमर से तराशा गया था, तो उस पत्थर का नाम बताना है कि उस पत्थर का नाम क्या था। आ जाते हैं जी ऑप्शन पे, तो क्या था वो 3000 पहले डैश, अच्छा डैश में, सॉरी सॉरी वो पत्थर वाला नीचे वाला क्वेश्चन है, कब डैश में, यानी ये जो है वो हमें ये मूर्ति जो है ये कहाँ मिलती है, मालिक में, उरुक में, स्टेपी में या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने देखा स्टेपी तो मैदान है उसका तो कोई लेना देना नहीं, मालिक तो कुछ होता ही नहीं है, उरुक में मिली है हमें ये वाली मूर्ति, याद रखना 3000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है कि आंखें और भौरे यानी जो आपकी आईब्रो वगैरह होती है ने शायद कर्मश डैश नीले रंग का एक पत्थर और सफ़ेद रंग का एक खोल कलर का पत्थर और बिट्यूमेन काले रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया था, इनमें इनमें आएगा। तो आपको ये बताना है कि जो नीला कलर का पत्थर यूज़ किया गया था उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेपिस लजूली, लाजवर्द का पत्थर कहते हैं, याद रखना ये। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया में परिवहन का सबसे सस्ता तरीका कौन सा था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो चीज़ें ले जाई जाती थी वो किस साधन से ले जाई जाती थी, पानी से, जल मार्ग से ले जाई जाती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता था। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में डैश नदी का विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी, विश्व मार्ग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी जिससे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मेसोपोटामिया से दूसरी कंट्री में व्यापार होता था। तो इसका आंसर तो सिंपल है क्योंकि एक ही नदी का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ फरात। फरात वो नदी थी जिससे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाया जाता था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फरात नदी जो है, और दजला भी वैसे भी, बट फरात नदी हाँ क्योंकि देखो ए और सी लिखा है। ओके, विश्व मार्ग के लिए नहीं नहीं नहीं, विश्व मार्ग के लिए जो है वो यूफ्रेटस, ठीक है, यूफ्रेटस जिसको कहते हैं, यानी फरात नदी जो है इसका आंसर है यूफ्रेटस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका हमें कब मिलती है, 3200 ईसा पूर्व, याद रखना है क्वेश्चन नीचे भी आएगा। ठीक है, 3200 ईसा पूर्व हमें सबसे पहले मिली। सुमेरियन के बाद जो है वो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, अक्कदियन का, अंग्रेजी का, फारसी का, अरबी का। तो ये चारों जो हैं, तीनों जो है नीचे की, ये ओल्ड लैंग्वेज नहीं है, नई लैंग्वेज है। इसका आंसर है अक्कदियन, सबसे पहले सुमेरी भाषा बोली जाती थी हमने देख लिया, उसके बाद अक्कदियन भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में डैश एक विशाल कला थी, मतलब एक विशाल यानी एक कुशल कला थी, मतलब एक बहुत मेन कला मानी जाती थी जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, उसके लिए आपको बुद्धि वगैरह चाहिए थी। ठीक है, अब देखो कौन कौन से, तैराकी, नृत्य, लेखन और घुड़सवारी, इसमें सबसे ज़्यादा बुद्धि जो है वो आपको लिखने के लिए चाहिए। ठीक है, मेसोपोटामिया में उस टाइम लेखन कला का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला तो था, पर लिखने वाले बहुत कम थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, मेसोपोटामिया में लोग पढ़ और लिख सकते थे, कितने परसेंट लोग, कई लोग, केवल राजा, बहुत कम, या केवल 100 लोग पढ़ लिख सकते थे। तो इसका आंसर है जी बहुत कम लोग ऐसे थे मेसोपोटामिया में जो पढ़ लिख सकते थे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, उरुक के शुरुआती शासक कौन थे, सिकंदर, अरुकियन, एनमकर या चार्ल्स, यानी उरुक के जो सबसे पहले किंग थे उरुक के वो कौन माने जाते हैं, तो इसका आंसर है जी एनमकर। एनमकर जो है ना, एनमरकर जिसे बोला जाता है, वो सबसे पुराने शासक माने जाते हैं, कहाँ के, हमारे अ, उरुक के। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिफॉर्म कौन सी भाषा का शब्द है, याद रखना ये यूनिफॉर्म जो है वो लातिनी भाषा का शब्द है। और इससे ना आपका एक और क्वेश्चन आएगा, मैं अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन नीचे आएगा। ठीक है, मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा पुरानी पीडीएफ, बट इसमें जो है 30-40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, मैं आपको पहले बता दूं ये बात।
ठीक है, अभी इजी क्वेश्चन आ रहे होंगे, आपको लग रहा है सर ये तो इजी है, अभी अभी देखना, अभी थोड़ा आपका पसीने छूटने वाले। तो क्यूनिफॉर्म जो लिपि है ना वो लातिनी भाषा की है, मतलब क्यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो लातिनी भाषा के उससे लिया गया, जिसका अर्थ है पच्चर यानी कीलाकार फॉर्म, ठीक है, आकार देने वाला। और मेसोपोटामिया की अगर लिपि पूछी जाए ना तो वो भी क्यूनिफॉर्म है, याद रखना, क्योंकि अभी नीचे क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपको वो से पूछूंगा फिर वो। डैश प्रेम और युद्ध की देवी थी, कौन थी युद्ध और प्रेम की देवी? तो इसका नाम है इन्नन्ना, ये तो पता ही है आपको। ओके, तो चंद्र देवता कौन थे? चंद्र देवता कौन थे? उर, इन्नन्ना, अवतार या उपरोक्त सभी? सारे तो हो नहीं सकते, है ना, एक ही भगवान होंगे ना चांद के। इन्नन्ना हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर हमने देख लिया, अवतार तो कुछ होता ही नहीं है, अवतार का मतलब तो अवतरित होना होता है। तो उर जो है वो चंद्र देवता थे, याद रखना, उर जो है वो जगह का नाम भी था मेसोपोटामिया में, कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि नेताओं ने ग्रामीणों को अपने पास बसाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? जो बेसिकली मेसोपोटामिया के अंदर जो है ना अलग अलग एरिया होते थे, उनके कबीले के हेड होते थे, वो है ना लोगों को मजबूर करते थे कि आसपास ही बसो। पता है क्यों? ताकि अगर कोई दूसरा कबीला हमला कर देना तो बहुत ईजी हो उनसे लड़ना, तो यही है तेजी से सेना वगैरह बनाने के लिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, कबीले में लड़ाई कैसे होती थी ये भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो ये एक कबीला, ये रही नदी, ये रहा ऊपर वाला कबीला, ऊपर वाले कबीले ने अपने पानी को अपनी तरफ मोड़ लिया, नीचे वाले कबीले को पानी कम मिला, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई ना, है ना। और ऐसे ही ये कभी कभार दोनों कबीले आपस में लड़ जाते थे, कभी कभार एक दूसरे की चीज़ें भी छीन लेते थे, जैसे कृषि करिए, है ना, तो इसके लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक तकनीक एक तकनीक मील का पत्थर था जिससे हम कह सकते हैं शहरी अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त, वह था डैश था। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ शहरी जीवन को, वो क्या था? वो था कुम्हार का पहिया। याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉटर्स व्हील जिसको कहते हैं। मेसोपोटामिया में डैश सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक बेलनाकार पत्थर वगैरह, मोहरे वगैरह आ गई थी, और मोहरे वगैरह जो है वो केंद्र में छेद करके बनाई जाती थी, ठीक है। और ये पता है क्यों बनाई जाती थी मोहरे? जैसे मान लो आप शिप से एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेज रहे हो, अब मान लो आपने शिप से जो चीज़ भेजी है उसमें कोई छेड़खानी भी कर सकता है, तो इसके लिए सील बनाई जाती थी और सील लगा देते थे आप, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो तो पता चल जाए आपको। तो इसका आंसर है पहली। जो पहली हमारी सहस्राब्दी ईसा पूर्व है ना, उसमें बेसिकली ये मोहरे वगैरह बनाना शुरू किया गया था। मेसोपोटामिया का समाज कैसा था? मतलब वहाँ पर जो परिवार था वो कैसा था? परमाणु, न्यूक्लियर, मतलब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहा करते थे। चलो, चला दिया मैंने अपने चार्जर का बटन लैपटॉप के। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि उर एक ऐसा शहर था जिसके साधारण घरों को डैश में व्यवस्थित रूप से उत्खनन किया गया था। तो उर के जो नगर थे उनमें सबसे पहले जो है वो आप कह सकते हो कि खुदाई जो है वो कब शुरू करी थी? याद रखना, और के अंदर सबसे पहले जो खुदाई है वो 1930 में शुरू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ आप देख लेना, मैं रुक जाता हूँ इस पर, ठीक है, आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि आप अगर, वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आए ना खासकर हिस्ट्री में, तो पैराग्राफ से पहले आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका पैराग्राफ बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। मारी समुदाय के राजा कौन से समुदाय से थे? मारी के राजा कौन से समुदाय से थे? तो इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आपको दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो इसका आंसर है एमेराइट। एमेराइट थे वो, स्टेपी से आए हुए थे। और वो मैं आपको बता दूँ स्टेपी के देवता कौन थे। अच्छा, मैंने अभी अभी बताया ना कि आपको जो मारी के राजा थे वो एमेराइट थे, साम्राज्य से थे, एमेराइट समुदाय से थे। तो जो एमेराइट समुदाय के जो लोग होते हैं ना, वो पता है इसके एक भगवान की पूजा करते हैं जो स्टेपी के भगवान थे, स्टेपी के देवता थे। और वो स्टेपी के जो देवता थे उनका नाम क्या था? मारिक, डेगन, ड्रैगन या उर। तो इसका आंसर है डेगन। डेगन थे मारी जो हमारे स्टेपी के देवता थे। नेक्स्ट है कि मारी में अधिकांश क्षेत्र का उपयोग डैश के रूप में किया जाता था, बकरी व भेड़ चराने के लिए, कृषि के लिए, मंदिर के लिए या बंजर भूमि के लिए। तो मैं आपको बता दूं मारी में जो अधिकांश एरिया था ना वो बकरी और भेड़ चराने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एरिया स्टेपी का एरिया था, ठीक है जी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मारी में डैश और किसान के बीच में संघर्ष चलता रहता था, किसके बीच में? चरवाहों के बीच में और किसानों के बीच में। पता है चरवाहे क्या होते थे? एक जगह से दूसरी जगह, जिनका है ना कोई फिक्स जगह नहीं होती थी, एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ घूमते रहते थे, और कभी कभार है ना किसानों पर अटैक कर देते थे और उनकी फसलें छीन लेते थे, और किसान भी इनको कभी कभार है ना अपने खेतों से पार नहीं जाने देते थे, तो इसलिए इनके बीच में लड़ाई चलती थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे भी रखा है मैंने ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, अब थोड़ा सा दिमाग घूमने वाला है आपका, ठीक है, डोंट वरी। मैं आपको बताता भी रहूँगा कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बुक में कहाँ पर है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिकली बॉक्सेस से भी क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है, और बॉक्सेस से क्वेश्चन आते हैं इसलिए दिए हैं। नेक्स्ट है कि मारी अपनी अत्यधिक उत्पादक कृषि के साथ दक्षिणी मैदान पर नहीं बल्कि डैश नदी पर बहुत अधिक ऊपर स्थित था। कौन सी नदी पर? फरात नदी के ऊपर स्थित था मारी।
नेक्स्ट आ जाते हैं 2000 ईसा पूर्व में डैश शहर मेसोपोटामिया की शाही राजधानी बना। तो शाही राजधानी कौन बना? तो ये बना हमारा मारी। अभी मैं दिखा दूंगा ये सारे, चलो मैं दिखा देता हूँ यार। ये रहा हमारा चैप्टर। नीचे की तरफ अगर आप आओगे ना, ये हिंदी में भी सेम है, तो टेंशन में नहीं लेनी है कहीं आप बोलो सर हिंदी में दिखाओ। ये रहा मारी का। और मारी से एक और याद रखना, मारी का जो किंग था ना उसका नाम था जिम्रिलिम। अभी आएगा देखना। चलो आ जाते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। पहले मारी के लोकप्रिय राजा कौन थे? दागन, एमोराइट, जिम्रिलिम या नूह? तो अभी अभी हमें पता चला जी जिम्रिलिम, क्योंकि एमोराइट्स तो एक कबीले का नाम है, एक ट्राइब का नाम है, एक समुदाय का नाम है। दोगान तो कुछ होता ही नहीं, दागोन तो कुछ सुना ही नहीं, ना ही नूह सुना इस चैप्टर के अंदर हमने। राजा के शाही महल के अंदर कितने कमरे थे? तो इसका आंसर है 260। अब आप बोलोगे सर ये भी लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल जी, दिखा देता हूँ मैं आपको। इसी में आओगे तो ये लिखा हुआ है ना, 260 कमरे थे। सारी चीज़ें कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तांबा, टीन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नाव से बेसिकली किस नदी के द्वारा जो है वो तुर्की, सीरिया और लेबनान से मंगाई जाती थी? ठीक है, मतलब ये ओके, तांबा ये कई अन्य सामान जो नाव में के साथ तुर्की वगैरह के खनीज के ऊपरी इलाकों के बीच में ले जाया जाता था। अच्छा ओके, मैं समझा देता हूँ आपको। तांबा, टिन, तेल, शराब और भी थोड़े दो तीन चीज़ें ना हमारे मेसोपोटामिया से खाने की, ज़्यादातर खाने की चीज़ें जो है वो मेसोपोटामिया से तुर्की भेजी जाती थी, सीरिया और लेबनान भेजी जाती थी। और लेबनान, सीरिया और इनसे क्या आता था, बहुत सारे जो खनिज पदार्थ है ना, जिनका उपयोग घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने मतलब घर वगैरह बनाने के लिए, ईंटें वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, वो आते थे, औजार वगैरह आते थे। याद रखना ये बात। तो कौन सी नदी के द्वारा आते थे? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़्यादातर व्यापार होता था ना, एक सेकेंड, एक तो यही थोड़ी दिक्कत है, एक बटन दबाओ तो पूरा नीचे हो जाता है। फरात नदी के द्वारा, ठीक है, व्यापार ऊपर हमने देखा भी था। विश्व मार्ग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी जो थी वो फरात ही थी। ये भी देखो पैराग्राफ लिखा हुआ है, बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। स्पाइरस का एक ऐसा द्वीप बताओ जहाँ से तांबा और टिन आता था। साइप्रस का ऐसा कौन सा द्वीप था? तो इसका नाम है अलेशिया। याद रखना, एक मार्क्स में आ सकता है। अलेशिया द्वीप था जो साइप्रस से, जिससे व्यापार वगैरह किया जाता था। साइप्रस के अंदर अलेशिया था जिससे टिन और वो मंगाया जाता था। क्या? टिन और हमारा दूसरा धातु जिसका नाम है तांबा। नेक्स्ट है गिलगामेश कौन था? मारिक का शासक, मारी की नदी का नाम, हवा या एन मकर के बाद उरुक का शासक? तो इसका आंसर है जी डी, एन मकर के बाद उरुक का शासक था। क्योंकि देखो मारी नदी का नाम तो नहीं, हवा के भगवान का भी नहीं, कुछ है ही नहीं हवा के, और मारिक लिखा है यहाँ पर, मारी भी नहीं लिखा, तो इसका आंसर ए भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जो हमारा ये गिलगामेश था ना, इसने महाकाव्य लिखा था, कितने पार्ट में लिखा था? तो इसका आंसर है 12। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो है ही नहीं, दिखाऊंगा भी, समझ रहे हो? नेक्स्ट है कि ये जो चीज़ें हमने कि 12 महीने में एक साल में 12 महीने होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, है ना, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है? मेसोपोटामियन सभ्यता की ही देन है, और ये देन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ जी। 625 ईसा पूर्व में बेबीलोन को आइसीरियन वर्चस्व से मुक्त कराया, किसने मुक्त कराया? तो इसका आंसर है जी नोबोपोलासर। अब ये जो मैं बोल, अब ये जो आएंगे ना 6-7 क्वेश्चन, ये सिट्टी बिट्टी गुम कर देंगे आपकी, ठीक है। और ये मैं बता देता हूँ क्या कहाँ से है। ये बेसिकली आपकी बुक का अगर आप देखोगे ना, तो बुक के अंदर नीचे ना बिल्कुल एंड में ये देखो, ये वाले बॉक्सेस बने हैं ना, जैसे लाइब्रेरी वाला भी, लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये सारे बुक्स के अंदर से हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं जी नीचे। ओके, अब आ जाते हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया हमारा नोबोपोलासर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा सिकंदर था उसने बेबीलोनिया पर विजय कब प्राप्त करी थी? तो इसका आंसर है 331 ईसा पूर्व के अंदर जो हमारा सिकंदर है उसने बेबीलोनिया पर अपनी विजय प्राप्त करी थी। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। बेबीलोनिया के अंतिम आइसीरियन आइसीरियन राजा, अगर आपसे आइसीरियन राजा पूछा जाए कि ये बताओ कि बेबीलोन का जो लास्ट हमारा आइसीरियन राजा था वो कौन था? तो इसका आंसर लिखना है असुरबनीपाल। और अगर आपसे पूछा जाए, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया ना, ओके, पहले ये वाला करवा देता हूं मैं आपको। हाँ, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन सा था? अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र हमारे बेबीलोन का अंतिम शासक कौन सा था, जिसको आंसर है नोबोपुलासर। अगर आइसीरियन राजा पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है असुरबेनिपाल। अगर स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक पूछा जाए तो आपको लिखना है नोबोपुलासर। अब आ जाओ जी ऊपर वाले क्वेश्चन पे, जस्ट अ सेकेंड।
ये तो हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये रहा। अर्शबैनिपाल या असुरबैनिपाल के शासन काल में बेबीलोनिया की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है जी नीनवे। ठीक है जी, जो हमारी नीनवे थी वो थी असुरबैनिपाल की राजधानी। और मैं बताऊं यहाँ पर इसने लाइब्रेरी भी बनाई थी एक, अभी क्वेश्चन आएगा एक और, ठीक है, मतलब उसमें लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन आएगा, पूछूंगा मैं। ओके, जिगुरात का क्या मतलब होता है? जिगुरात का मतलब होता है सीढ़ीदार टावर। सीढ़ीदार जो टावर होता है ना, इसको कहते हैं जिगुरात। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है स्वतंत्र बेबीलोन के बता दिए। अब आ जाओ जी हमारे लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, इसके बाद 20-30 क्वेश्चन और है, बट ये हमारा इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्या मतलब है इसका समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं। 2370 ईसा पूर्व में अक्कद का राजा कौन था? हमारा दोगान था। पहले तो दागोन तो कुछ होता ही नहीं, नीनवे तो कैपिटल थी। नोबोपलासर था या नाबोडिस था, नाबोनिडस था। तो मैं आपको बता दूं, नाबोनिडस जो था वो हमारा 2370 ईसा पूर्व अक्कद का राजा था। ये जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए ना 44 के बाद आप देखोगे, तो इसको एज इट इज याद करना, मतलब टेंशन मत लेना। इस ये जो पैराग्राफ वाले ये वाले है ना बॉक्सेस वाले क्वेश्चन, ये रीड करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने इसके अंदर करवा दिए। इनसे बाहर ही बॉक्स के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ जी हमारे सिट्टी बिट्टी गुम करने वाले क्वेश्चन पे। ये मैं आपको सपोर्टिंग मटेरियल के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, और जो वन वर्ड वाले हैं ना वो भी करवाऊंगा। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन कौन सी विशेषता थी? शहरी और नगरीय व्यवस्था, लेखन कला का विकास, सुदूर देशों से व्यापार, या उपरोक्त सभी? सब है। लेखन कला का विकास भी हुआ था, सुदूर देशों से व्यापार भी था, शहरी नगरीय व्यवस्था वगैरह थी। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आवाज़ आ रही है, चल रही है वीडियो? चलो जी चल रही है वीडियो, ओके। मतलब 2-3 घंटे की वीडियो बनाने के बाद एक बार पता चला यार मेरी वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो रही, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, मेरा मत्था ऐसे घूमा। चलो, वारकाशीश कहाँ पर है ये तो हमने देख लिया था, जो हमारा वारकाशीश है कहाँ पर है? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को खुद बताओ कि वारकाशीश कहाँ पर है। कहाँ पर था वारकाशीश? जो था वो हमारा उरुक के अंदर था, उरुक के अंदर। याद आ रहा है? मैं दिखाऊँ आपको ये क्वेश्चन कहाँ था। वो पिक्चर भी दिखाई थी मैंने वार का हेड की, ये वार का हेड की ये पिक्चर, ये रही उरुक। ठीक है, उरुक। हाँ, नेक्स्ट वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, ओके, एन मकर किस शहर का शासक था? एन मकर जो था वो हमारे उरुक का शासक था, याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर खूब फला फूला? इजी क्वेश्चन, मारी। पता है ना हमें, ये तो हमने देखा भी था, 2000 ईसा पूर्व बना था ये शाही राजधानी। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए किस धातु और औजार की जरूरत पड़ती थी? मतलब ये बता रखा है कि पत्थर की मुद्रा वगैरह बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया करता था वो। तो इसका आंसर है जी कासा। कासे का उपयोग करता था वो, कासा से ही बेसिकली वो बनाता था, मुद्रा वगैरह बनाता था। ठीक है, नेक्स्ट वाला है कि मेसोपोटामिया की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सी है? उपरोक्त सभी होगा। अच्छा, उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है इसमें, तो ये तो हटा दो जी। गणित भी देन है, कालखंड भी देन है, ए और बी दोनों होगा इसका आंसर। ठीक है जी, जो हमारा 6th है उसका होगा ग। 7th का होगा मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा। रिपीट क्वेश्चन, सुमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में बोली जाने वाली भाषाओं में से कौन सी है? सुमेरी, अकदी, या अमाराइक? तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों की तीनों जो भाषा है ना ये बोली जाती थी, उपरोक्त सभी, है ना। नेक्स्ट है कि गिलगामिश कहाँ के शासक थे? ये तो अभी अभी हमने ऊपर देखा भी था, जो गिलगामिश थे वो हमारे मारी के राजा थे। कहाँ के? मारी के राजा थे। नेक्स्ट है कि हमारे पुरातत्वविदों ने बेसिकली 250 हेक्टेयर की ज़मीन पे फैला हुआ था। ये कौन सा एरिया था जो 250 हेक्टेयर की ज़मीन पे फैला हुआ था? तो ये तो आपको आई होप आपको पता ही हो कि जो हमारा ये उरुक है, ये 250 हेक्टेयर के शायद क्षेत्र में फैला हुआ था। और ये शहर लिखा है ना यहाँ पर, एक तो शाही राजधानी थी, राजधानी हटा दो, जो हमारा 250 किलोमीटर में उरुक में फैला हुआ था, जहाँ पर खुदाई वगैरह स्टार्ट हुई थी। अब आ जाओ जी ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाले एमसीक्यू हो गए, नीचे देख लेते कोई और एमसीक्यू लिखे हुए हैं। हाँ, नहीं जी। ठीक है, अब एक एक मार्क्स से क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ और दिखा देता हूँ। वैसे ये मैंने बता दिए हैं एमसीक्यू, इनका आंसर है नीचे की तरफ लिखा होगा, चेक कर लेना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो आपको। ये रहे आपके, ये तो मैप्स वगैरह दे, डोंट वरी। अच्छा, कुछ बच्चे पूछे थे मैप, मैप की भी वीडियो आएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रहे देखो,
ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम एमसीक्यू पे दोबारा से। ओके, ये भी एमसीक्यू दे रखे हैं, ये 2 एमसीक्यू और हैं। पहले ये 2 एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा हुआ है मेसोपोटामिया के इतिहास का की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? लिखित दस्तावेज, कब्रें, मुद्रा या जीवाश्म, तो इनमें से कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा इससे, इससे और इससे, जीवाश्म से नहीं मिलती। जीवाश्म का मतलब होता है जो जानवर मर जाते हैं उनसे, तो इससे थोड़ी ना मिलती है यार। जीवाश्म से तो, जीवाश्म का मतलब देखो यहाँ कोई जीवाश्म हमें बेसिकली मिले ही नहीं। जीवाश्म से कम हमें जानकारी मिलती है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा मिलती है। जीवाश्म का मतलब होता है कि जो खनन करने पर मिलते हैं ना हमें, तो वो मेरे ओके। कोयला एक तरह का जीवाश्म है। क्या हमें कोयले से कुछ पता चलता है? नहीं पता चलता ना। तो ये है जीवाश्म का मतलब। ऐसे और भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आप देखो कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो है ही है। कब्रों के बारे में भी चैप्टर में पढ़ा है, मुद्राएं भी पढ़ा है, लिखित दस्तावेज भी पढ़ा है हमने, टैबलेट, पट्टिकाएं, बट ये कहीं नहीं पढ़ा। और देखा भी तो जीवाश्म में ऐसा कुछ दे नहीं रखा था, कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि हमें कब्रें वगैरह जो है, कब्रों के अंदर बंदों के बारे में, बंदों से बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ख ही होना चाहिए वैसे इसका आंसर। ठीक है, ख ही होगा। उपरोक्त तो सब, एक सेकंड में देख लेता हूँ यार। जीवाश्म से हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती। ठीक है, इसका आंसर ख ही है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन, ये बताना है कौन सी लाइन। अभिकथन लिखा हुआ है, उर नगर में अनाज के बारे में और ईंधन के गट्ठे वगैरह गधे पर लाद कर लाए जाते थे। क्या ये बात सही है? द आंसर इज यस। हमने पढ़ा भी था, क्योंकि गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी ना। अच्छा, क्या यही बात लिखी हुई है कि गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी इसलिए ऊँट पर गधे पे रख के लाया जाता था? नहीं, ये नहीं, लाइन नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब अगर ये लाइन सही भी हो तो आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब देखो पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में शहरों का विकास मंदिरों के चारों तरफ हुआ था। ये लाइन भी सही लिखी हुई है, ये लाइन भी सही लिखी हुई है क्या? बट दोनों का आपस में कोई लेना देना है नहीं। अनाज को गधे पे इसलिए रख के लाया जाता था क्योंकि गलियां बहुत पतली थी और टेढ़ी मेढ़ी थी। क्या यही बात कारण में लिखी हुई है? नहीं। तो इसका मतलब सही तो दोनों, बट दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। तो ये लिखा हुआ ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन दोनों स्पष्टीकरण नहीं करता। आर जो है एक स्पष्टीकरण नहीं करता, तो इसका आंसर है ख। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हमारे एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोस का मतलब है, ग्रीक भाषा से निकला हुआ है। मेसोस का मतलब मध्य में, पोटामस का मतलब नदी, दो नदी के बीच में एरिया। मेसोपोटामिया शब्द दो नदी बताई थी मैंने। पशुचारक प्रसिद्ध कौन सा घास का मैदान? स्टेपी। स्टेपी में पशुचारक वगैरह आते थे ना। शहरीकरण की विशेषता बताओ? श्रम विभाजन, जहाँ काम बटा हुआ हो सबका। मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही के प्रबंध किस प्रकार किया जाता था? वही पानी के जरिए और जल उसके जरिए किया जाता था, जल परिवहन के जरिए। मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब मिली थी? 3200 ईसा पूर्व। अभी अभी हमने देखा था, है ना, एमसीक्यू वाली। और एमसीक्यू की पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था आपको, कीलाकार, क्यूनीफॉर्म। कीलाकार भी कहते हैं, क्यूनीफॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेसोपोटामाई जो लोग थे विभिन्न प्रकार की धातु पत्थर कहाँ से आयात करते थे? टर्की से और ईरान से। क्योंकि हमने देखा भी था। और उसकी जगह ईरान, जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वहाँ पर तेल, शराब वगैरह, ये सारी की सारी। मेसोपोटामिया लोग किन वस्तु का निर्यात करते थे? मैंने आपको बता ही दिया। ये भी हमने एमसीक्यू के अंदर देख लिया, किन किन वस्तु का निर्यात वगैरह करते थे। ठीक है, दिखा दूँ क्या आपको ये निर्यात वगैरह? मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये उसके बारे में लिखा हुआ है। और वैसे तो यार ढूंढोगे तो आप मिल ही जाएगा पीडीएफ में। ये देखो, ये रहा। तांबा, टिन, शराब वगैरह, ये शराब और तेल वगैरह लिख देना। ठीक है, बाकी तो धातुएं हैं, धातु तो मंगाई जाती थी ज़्यादातर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, इसको नीचे कर लेती है। ओके, मेसोपोटामिया शहर की विशेषता बताओ। हमारी शहर की विशेषता बताओ? शाही राजधानी थी, है ना। और हमारे पशुपालक भी पशुपालन करने वाले लोग भी रहते थे, यानी गडरिया वगैरह भी रहते थे, और हमारे किसान वगैरह भी रहते थे। दोनों में लड़ाई भी होती थी फिर वो अपनी तरफ से। जिम्रलिम का महल कहाँ स्थित था? मारी में। पता ही है। पुरातत्व पुस्तकालय किसने बनाया? याद आ रहा है? बताया था ना मैंने आपको, असुरबनीपाल ने।
मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता बताओ, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन ही है। बाकी तो 3-3 मार्क्स और 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके लिए आई होप आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख ही ली हो। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।